We are live now. अच्छा तरुण जी, मेरे पास ये आ रहे हैं काफी लोग. ओके, गो अहेड. We are live now. Okay. नमस्कार. पेफी इंडिया के आज के 2.2 सेशन में मैं पल्लवी शुक्ला, एक्सिक्यूटिव मेंबर पेफी, आप सभी दर्शकों का और अतिथियों का स्वागत करती हूँ. आज के सेशन में जो हमारा विषय है वो है अ साइंटिफिक अप्रोच टू फिटनेस, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो कुछ अतिथिगण हैं, आइए मैं उनका परिचय करा दूं. हमारे साथ एक्सपर्ट स्पीकर है डॉक्टर शरणजीत सिंह. He is a fitness and sports medicine specialist and founder of Bodyline Lucknow. We have Dr. Leishram Sambalji. He is assistant professor, physical education and sports in Manipur University, and he is Manipur chapter ke, he is secretary PEFI ke. With this, we have technical head Mr. Tarun Sharma ji. He is joint secretary PEFI and founder of Nirvana. We all are welcoming sir. PEFI की तरफ से मैं आप सबका बहुत-बहुत वेलकम करती हूँ. Thank you very much. थैंक यू. मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की इस चर्चा से हम सभी को साइंटिफिक अप्रोच टू फिटनेस रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं. और मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि आप सभी इस चर्चा में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि आज बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हम लोगों के बीच में डिस्कशन होने वाली है. चर्चा के दौरान आपको अपने प्रश्नों को, अगर कोई प्रश्न आपके मन में है या कुछ सवाल या कुछ चीजें हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो आप अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं. हम लोग बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को और पॉइंट्स को रखेंगे. तो चलिए हमारी इस चर्चा को शुरू करते हैं, और मैं सबसे पहले हमारे जो स्पीकर है, एक्सपर्ट स्पीकर हैं डॉक्टर शरणजीत सिंह, उनको इनवाइट करना चाहूंगी. सर, आपने फिजियोथेरेपिस्ट बीपीटी की है NIMS राजस्थान से, DPT IIMT कोलकाता से, दोनों में आपने ग्रेड A लिया. स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की है आपने NCHM UK से, एंड फिटनेस ट्रेनिंग ISSA USA से विद अ ग्रेड A. आपके अचीवमेंट्स और की बात अगर की जाए तो आप एक्स रिसोर्स पर्सन ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साइंस, एक्स रिसोर्स पर्सन इंडस्ट्रियल टेक्निकल रिसर्च सेंटर, एक्स फिजियो नेशनल जूनियर हॉकी टीम, और एक्स फिजिकल ट्रेनर पंजाब क्रिकेट टीम है. सर, दिस इज आवर ऑनर टू शेयरिंग अ स्क्रीन विथ यू. ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आप हमारे बीच मौजूद हैं और हमें आपको सुनने का मौका मिलेगा. मैं पेफी की तरफ से आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ. Thank you, Pallavi. Thank you very much. So, friends, before I start, I would like to thank PEFI, and PEFI is doing wonderful job. और पिछले काफ़ी सेशन मैंने भी जो भी सेशन में ज्वाइन कर पाया मैंने ज्वाइन किए, और उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला. और मेरा स्पेशल थैंक है पीयूष जैन सर को, डॉक्टर शरद शर्मा जी को भी, और जिन्होंने who gave me the opportunity to have few words with you. तो चलिए अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं. हम आज बात करने जा रहे हैं फिटनेस के बारे में. मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ सालों में हेल्थ और फिटनेस का जितना नाम और जितना इस पर काम हमारे कंट्री में हुआ है, उतना शायद किसी कंट्री में नहीं हुआ. लेकिन इन सब के बावजूद आप देखेंगे कि अगर सिर्फ नाम ही नहीं, और जैसे मैंने बताया कि इस पर बहुत काम हुआ है, आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके से लोग घर से बाहर निकल आए हैं, वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक करते हैं. आप कोरोना एपिडेमिक से पहले आपने देखा होगा सोसाइटी के पार्क और सारे स्पोर्ट्स पार्क्स पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा भरे रहते थे. हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई जिम्स या हेल्थ क्लब्स आपने देखा होगा खुलते हुए.
लेकिन इन सब के बावजूद जब हम इतना काम इस पर कर रहे हैं और एक पॉपुलेशन जो है हमारे कंट्री का जो शुरू हो चुका है इसमें, जो इन्वॉल्व है फिटनेस में, लेकिन उन सब के बावजूद वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे कंट्री में लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां, चाहे हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करें, स्ट्रोक की बात करें, डायबिटीज की बात करें, कैंसर की बात करें, हर साल इनके पेशेंट्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको जानने के लिए आज मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं कि जैसे कि आपने देखा होगा, ये एक छोटा सा प्रोमो हम लोगों ने रिलीज किया था इससे पहले कि हेल्थ और फिटनेस में क्या डिफरेंसेस हैं। तो शुरुआत मैं करना चाहूंगा ये बताने से आपको कि एग्जैक्टली हेल्थ क्या है और ये कैसे डिफर करती है फिटनेस से। अगर हम हेल्थ की बात करें और बहुत अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो इसके मेन 3 कंपोनेंट हैं, योर माइंड, बॉडी एंड सोल। ये तीनों कंपोनेंट इनएक्सट्रिकेबली आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि इनमें से किसी भी कंपोनेंट पे अगर कुछ भी इम्बैलेंस होता है तो वो सर्टेनली आपको अफेक्ट करता है, उसके आपके दूसरे कंपोनेंट को। आपको किसी भी तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम है तो मेंटल इश्यूज भी आपको होंगे, कोई मेंटल इशू है तो आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होंगी। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस है। अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर है तो हमें स्ट्रेस होगा, और अगर हमें स्ट्रेस है तो हाई ब्लड प्रेशर होगा। सेम चीज ज्यादातर लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों के साथ है। तो आज हम इस चीज पे बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जो है पिछले इतने टाइम से इतने काम करने के बावजूद ये चीजें क्यों बढ़ती जा रही हैं। मैंने अभी बताया कि मेन जो हेल्थ का मतलब है माइंड, बॉडी एंड सोल। आप देखते होंगे कि अगर आपको कोई फिजिकल इशू है उसके लिए हमारे पास मेडिकल डॉक्टर्स हैं, अगर हमको कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है उसके लिए हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, साइकोपैथ्स हैं, स्पिरिचुअल अगर कोई इश्यूज होते हैं तो हमारे पास स्पिरिचुअल गुरुज हैं। सेम वे फिटनेस के भी 3 कंपोनेंट्स हैं। फिटनेस के जो 3 कंपोनेंट्स हैं उसमें स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, ये मेन कंपोनेंट हैं। अगर इनमें जरा सा भी इम्बैलेंस होगा तो आप कंप्लीट अपना जो ऑप्टिमल फिटनेस लेवल है वो कभी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। इस वेबिनार का मेन मकसद ये है कि आपको ये पता चल सके कि अगर आप जब कभी भी सोचें कि मुझे एक्सरसाइज करनी है अपनी फिटनेस के लिए तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आज आप किसी से भी पूछेंगे कि मुझे एक्सरसाइज के लिए क्या करना चाहिए तो कोई कहेगा कि मॉर्निंग वॉक से अच्छा कुछ नहीं है, कोई कहेगा कि योगा से अच्छा कुछ नहीं है, कोई कहेगा कि आप जिम ज्वाइन करिए, कोई कहेगा कि आप स्विमिंग ज्वाइन करिए, कोई कहेगा कि आप सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, कोई कहेगा कि अगर आप 1 घंटा टेनिस खेल लेंगे तो आपकी फिटनेस के लिए कंप्लीट है, कोई कहेगा अगर आप 1 घंटा फुटबॉल खेल लेंगे तो वो आपकी फिटनेस आपकी हो जाएगी। ये सब ऐसा नहीं है। तो फिटनेस को समझने के लिए इन तीनों कंपोनेंट्स का समझना बहुत जरूरी है कि 3 कंपोनेंट्स हैं आपके हेल्थ, फिटनेस, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मैं यूजुअली जब भी फिटनेस की बात करता हूं और तो अगर जनरल पब्लिक में मैं होता हूं तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता हूं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल में जरूर जाऊंगा। ये एक जनरल फिटनेस की मैंने बात करी, और एक और है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस। जब हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस की बात करते हैं तो इन कंपोनेंट्स में कुछ और कंपोनेंट्स जुड़ जाते हैं, आप जिसमें आपका बॉडी बैलेंस, चाहे वो डायनामिक बैलेंस हो चाहे वो स्टैटिक बैलेंस हो, और फिर उसके बाद आपका स्पीड, आपका पावर, आपकी एजिलिटी, आपका एक्सेलरेशन कैसा है, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक। अगर आप किसी टीम स्पोर्ट में हैं तो इवन आपका पोजीशन स्पेसिफिक आपके कंपोनेंट्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं। और अगर इन 3 कंपोनेंट्स की ही बात करें, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें भी इसके कई तमाम डिवीजन हो जाते हैं। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कई तरीके की स्ट्रेंथ इन्वॉल्व हो जाती हैं, चाहे हम लिमिट स्ट्रेंथ की बात करें, चाहे हम कॉन्सेंट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें, एक्सेंट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें, स्टैटिक स्ट्रेंथ की बात करें, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ की बात करें, स्पीड स्ट्रेंथ की बात करें, स्टैटिक स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एनारोबिक, लीनियर एनारोबिक, बहुत सारी स्ट्रेंथ इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं।
और इसी तरीके से जो मैंने एंड्योरेंस टर्म का भी नाम लिया, वो टर्म भी, उसमें भी कई तरीके के एंड्योरेंस, एक स्ट्रेंथ खास तरीके का एंड्योरेंस है जिसे हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहते हैं, एक स्पीड एंड्योरेंस है, एक लोकल मस्कुलर एंड्योरेंस है, इसी तरीके से कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, ये तमाम तरीके की चीजें हो जाती हैं। खैर हम लोग वापस आते हैं क्योंकि आज हम सिर्फ जनरल फिटनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। और इन सारे कंपोनेंट्स मैं बताऊं जो अभी मैंने जितने स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात किए, उन सब के खास तरीके के असेसमेंट्स होते हैं। उस हिसाब से खिलाड़ियों को अलग अलग ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स, ट्रेनिंग टेक्निक्स और ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स के तहत उनको फिजिकली तैयार किया जाता है किसी स्पोर्ट स्पेसिफिक फिटनेस के लिए। जनरल फिटनेस की बात करें तो तीनों वही कंपोनेंट, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, ये तीनों कंपोनेंट्स। अब मैं बात करता हूं कि जैसे मैंने हेल्थ में उन तीनों कंपोनेंट्स के इम्बैलेंसेस की बात करी, उसी तरीके से इन तीनों में अगर कुछ भी इम्बैलेंस होगा तो वो आपकी कंप्लीट ओवरऑल फिटनेस को हिंडर करेगा। जैसे कुछ लोगों से मैंने आपको अभी शुरुआत में बोला कि कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो मसल शॉर्टन होने के चांसेस, मसल बॉन्डिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी बॉडी इनफ्लेक्सिबल हो जाती है। सेम वे अगर आपने बहुत ज़्यादा रनिंग करी है, कुछ लोग हैं जो रेगुलर, उनका एक पैशन है, वो रोज़ सुबह रनिंग करते हैं, और एक्सेसिव अगर रनिंग करते हैं तो उनका एक्सेसिव मसल लॉस होता है, और उस मसल लॉस के होने की वजह से उनको लेटर ऑन ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि मसल लॉस के साथ साथ बोन लॉस भी, हमारा कैल्शियम भी लीच आउट होता है हमारी बॉडी से। और इसी तरीके से अगर आपने बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करी, आपने एक्सेसिव, अगर आप योगा की भी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम, हाइपर मोबिलिटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और इंजरी प्रोन आप हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो साइंस की बातें हो गई, लेकिन जब तक हम इसे कुछ रिलेटिव नहीं बनाएंगे, तब तक हम इसको और अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अब आप इसको इस तरीके से भी समझिए कि अगर हम कुछ साल पहले जाएं, अगर हम 20-30 साल पहले जाएं, तो हम देखेंगे कि ज़्यादातर हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो फील्ड्स में काम करते थे, विलेजेस में काम करते थे, और विलिंगली या अनविलिंगली वो क्या करते थे, मैं वो उसके लिए आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर करने जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि वो पिक्चर्स आप ज़रूर देखिए, जिससे हमें पता चलेगा कि वो लेटर एज तक, काफ़ी 70-80 साल की उम्र तक भी, हालांकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस समय कम थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि तमाम तरीके के वैक्सीनेशन आ गए हैं, लेकिन जब उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बेहतर थी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ उनके जैसी बिल्कुल भी नहीं। तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होने की वजह से उनको वो तमाम बीमारियां नहीं होती थी। और अगर रिकॉल करेंगे तो आप लोगों के, आपके पेरेंट्स, आप ग्रैंड पेरेंट्स को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सालों तक उन्होंने कभी भी ना उन्होंने ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ जैसी बीमारियों के बारे में सुना भी नहीं था। उनकी अच्छी हेल्थ के बहुत सारे रीजंस थे। मैं मानता हूं कि उस समय उनको अच्छा खाना मिलता था, उनको अच्छा पानी मिलता था, वो एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहते थे, स्ट्रेसेस होते थे लेकिन उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेसेस नहीं होते थे जिस तरीके से आजकल मॉडर्न लाइफ में है, और इंटॉक्सिकेंट्स का भी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में। तो मैं कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और उन पिक्चर्स को जरा सा गौर से देखिएगा। सिर्फ 3-4 स्लाइड्स होंगी उसमें, और जिसमें लेट मी सी हाउ आई कैन शेयर स्क्रीन। यस, देखिएगा आप, दिस इज द फर्स्ट पिक्चर, और जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक साहब जो है वो लकड़ी काट रहे हैं, कुछ लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। ये दूसरी पिक्चर है जिसमें आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से फीमेल्स किस तरीके का काम कर रही हैं। पूरी गौर से इन पिक्चर्स पे ध्यान दीजिएगा।
सेम वे ये भी उस तरीके की एक्टिविटीज थी जिसमें आप देखिए एक महिला कुएं से पानी निकाल रही है, एक पैदल चल के जा रही हैं, एक जगह बीच में कुछ स्कूल है टाइप का है, एक पाठशाला सॉर्ट ऑफ है जिसमें बच्चे नीचे बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो अब अगर आप गौर करें और इसे कोरिलेट करने की कोशिश करें, साइंस की बातें अपनी जगह हैं, तो आप ये पाएंगे कि उनकी लाइफस्टाइल में चाहते हुए या ना चाहते हुए इन तीनों तरीके के जो कंपोनेंट्स हैं फिटनेस के, उनका समन्वय था। आज हमारे यहाँ एक हमारे लिए इजी हो गया है कि हम एक बटन को प्रेस करते हैं और ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं और हम पानी भर लेते हैं। उस समय ऐसा नहीं होता था। हर घर में या घर के आसपास एक कुआं होता था जिससे फीमेल्स या लोगों को पानी निकालना होता था। और याद करिए उस समय के जो 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 बर्तन होते थे इतना बड़ा साइज होता था, और फीमेल्स सवेरे उठ करके जो वो पानी निकालती थी, वो दैट वाज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आज हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर्स हैं, लेकिन उस समय मसालों को कूटा जाता था, दैट वाज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आज हम जो पिसा हुआ आटा मार्केट से खरीद करके लाते हैं, जो पैक्ड आटा होता है, उस समय वो घर में आटा पीसा जाता था। आपने देखा होगा फोटोग्राफ्स में किस तरीके से एक महिला चक्की चला रही थी, दैट वाज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जमीन पे बैठ करके सारे काम हुआ करते थे, घर के सारे काम जितने भी हुआ करते थे उसमें उठना बैठना, वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता था। सेम वे जो इतना पैदल चलना उनका होता था, उसकी वजह से उनका एंड्योरेंस बहुत अच्छा होता था। जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अब मैं इन तीनों कंपोनेंट्स को थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं कि जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे मसल्स और हमारे बोन्स स्ट्रांग होते हैं। और जब हमारे मसल हमारे स्ट्रांग होते हैं तो उनका हमारे बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, यानी कि हम पर आवर ज्यादा कैलोरीज बर्न आउट करते हैं। जब हम पर आवर ज्यादा कैलोरीज बर्न आउट करते हैं तो हमारी बॉडी में फैट डिपोजिशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और फैट डिपोजिशन होना एक बहुत बड़ा कारण होता है तमाम तरीके की बीमारियों का। सेम वे हमें ऑस्टियोपोरोसिस के भी केसेस हम देखेंगे कि नहीं होंगे। आज जब हम बहुत यंग जनरेशन में जब बच्चों के टेस्ट होते हैं तो मैं देखता हूं कि 30 से 35 साल की उम्र में ही वो ऑस्टियोपेनिक हो चुके हैं। उनकी बॉडी में, उनके बोन्स में कैल्शियम लेवल इतना कम हो चुका होता है कि कुछ ही टाइम के बाद वो ऑस्टियोपोरिक हो सकते हैं और उनके फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम वे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, जब उनके जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी अगर प्रॉपर रहती है तो उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो हमेशा मेंटेन रहती है। तो विलिंगली और अनविलिंगली वो इन्हीं तीनों कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे थे अपने ट्रेनिंग से, अपने जो उनका जो डेली का जो भी उनका लाइफस्टाइल था उसमें ये सारे कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे थे। अब समझना हमें ये होगा कि हम कैसे असेस करें अपना फिटनेस लेवल, कैसे असेस करें कि हमें कैसे पता चले कि हमारा एंड्योरेंस लेवल क्या होना चाहिए, हमारा स्ट्रेंथ लेवल क्या होना चाहिए और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। इसका एक आसान तरीका मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ पिक्चर्स वंस अगेन। और देखिए, आपके एंड्योरेंस को चेक करने का एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप, ये एक बहुत इजी सा वॉक टेस्ट है। अगर आप 1 माइल अगर आप टेस्ट करते हैं, इसमें किसी चीज की, आप अगर घड़ी भी पहनी हुई है आपने तो, या स्टॉप वॉच है तो उससे काम चल जाएगा आपका। हालांकि इसके कई नॉर्म्स होते हैं, बहुत डिटेल्ड नॉर्म्स होते हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र 20 से 40 साल के बीच में है और अगर आप मेल हैं और अगर आप इतनी डिस्टेंस आप वॉक करते हैं, ये टेस्ट उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी रनिंग रेगुलर करते आ रहे हैं। उनके लिए कुछ और एलीट टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट का जिक्र हम नहीं करेंगे। एक बड़ा पॉपुलेशन है जो एक्सरसाइज नहीं करता है, ये स्पेशली उनके लिए है। और अगर आप उसे 12 से 13 मिनट में कंप्लीट कर पा रहे हैं 1 माइल की अगर वॉक, तो आपका एंड्योरेंस लेवल ठीक है।
अगर आप फीमेल हैं और इस एज ग्रुप में हैं, और अगर आप 13 से 14 मिनट में अगर आप उस वॉक को कंप्लीट कर रहे हैं तो आपका एंड्योरेंस लेवल ठीक है। सेम वे, अब अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, तो अगर हम अपर बॉडी की स्ट्रेंथ की बात करें तो आप एक बेसिक एक्सरसाइज आप देखते होंगे, पुशअप्स। ये मेल्स के लिए है कि अगर मेल्स में, और जो फीमेल्स हैं वो किस तरीके की पुशअप्स करेंगी, मॉडिफाइड पुशअप्स अपनी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को जानने के लिए, वो भी मैं शेयर करूंगा अभी। तो इसमें अगर आपकी एज 20 से 40 साल की है और आप अगर 30 to 35 रेपिटेशंस प्रॉपर्ली कर पाते हैं तो आपकी अपर बॉडी का स्ट्रेंथ लेवल बहुत अच्छा है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उनका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, और वो इस तरीके के मॉडिफाइड पुशअप्स अगर करते हैं तो, और उनकी एज 20 to 40 के बीच में है, अगर ये एज ग्रुप इससे थोड़ा सा और नीचे है तो नंबर ऑफ रेपिटेशंस वो आप 3-4 बढ़ा सकते हैं, और अगर एज ग्रुप इससे ज़्यादा है तो नंबर ऑफ रेपिटेशन को 3-4 कम कर सकते हैं। तो फीमेल्स अगर हैं और इस तरीके की पुशअप्स ये थोड़ी ईजी होती है, और अगर इस रेंज में वो कर रही हैं तो उनका जो है अपर बॉडी स्ट्रेंथ लेवल जो है वो बहुत अच्छा है। सेम वे हम लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ लेवल को इस तरीके से चेक कर सकते हैं। एक सिंपल सा मेथड है, स्क्वाट्स, और मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपकी ये इतनी एज ग्रुप है 20 to 40, और अगर आप इसे 25 to 30 टाइम्स तक कर पा रहे हैं, दैट मीन्स योर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ इज ओके। एक और है तीसरा जो कंपोनेंट जिसके बारे में मैंने बात करी, वो था आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी में अगर आप ये आसन आसानी से कर पा रहे हैं बिना नीज को अपने लिफ्ट करे हुए, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को मैं कहूँगा कि ठीक ठाक है। अच्छा, लेकिन यही चीज़ें जब हम बात करने लगते हैं स्पोर्ट्स की, तो उसमें बाकी के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फुल बॉडी के असेसमेंट, जिसमें हर जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी, कितने एंगल तक उसे खुलना चाहिए और कितना खुल रहा है, और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, वो सारे बहुत सारे ऑलमोस्ट 350-400 टेस्ट होते हैं। उतने टेस्ट के बाद जो है हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में वो कैसे एक्सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो साइंटिफिक हो गई, लेकिन हमें शायद इतना चीज़ें समझ में आई कि अगर हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं और अपनी फिटनेस को अचीव करना चाहते हैं प्रॉपर, तो हमें इन तीनों को थोड़ा थोड़ा मिलाना पड़ेगा। जब तक हम तीनों को नहीं इन्वॉल्व होंगे, हमारी कंप्लीट फिटनेस हम अब कभी अचीव नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, हेल्थ के 3 कंपोनेंट, माइंड, बॉडी एंड सोल। फिटनेस के 3 कंपोनेंट्स, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसको और अब आसान भाषा में समझा जा सकता है कि हेल्थ मीन्स हाउ यू फील ईच डे, एंड फिटनेस मीन्स हाउ यू परफॉर्म ईच डे। ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो अब ये सारी चीजें होने के बाद, जैसे आपने देखा कि तमाम टीवी चैनल्स पर इतने हेल्थ शोज भी अब आते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी हेल्थ के आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, सब जानने के बावजूद हम जो हमें मेरा जो नेक्स्ट चीज मैं बताने वाला था कि क्यों हमारे यहाँ इतना नंबर लाइफस्टाइल डिजीज का बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण जो वो है वो ये कि एक तो हम लोग पूरी तरीके से फिटनेस को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। आज भी हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। आप फिटनेस एक्सपर्ट से भी पूछेंगे कि गिव मी द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फिटनेस, तो शायद वो भी ठीक से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इन सब के अलावा जब तक इन तीनों को नहीं मिलाया जाएगा, हम कंप्लीट अचीव नहीं कर पाएंगे फिटनेस। और लेकिन हम एक्सरसाइज कर क्यों नहीं रहे, उसके क्या रीजंस हैं? हम सब जान चुके हैं कि हमें एक्सरसाइज से इतने बेनिफिट्स हैं। मैं उन बेनिफिट्स को सारे नहीं गिनाने वाला, वो सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आज तक हम शुरुआत नहीं कर पाए? और जो लोग कर रहे हैं, या तो वो ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं जो उनके लिए नुकसानदायक है, और या वो अंडर एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें किस लेवल पर एक्सरसाइज करना चाहिए, और वो अंडर एक्सरसाइजिंग की वजह से उन्हें जिस तरीके के रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। और एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो एक्सरसाइज करता है, छोड़ता है, करता है, छोड़ता है।
तो इसके लिए कहाँ हम लोगों में कमियां, किस जगह पर कमी है, उसके लिए मैं समझता हूं कि एक प्रॉपर, एक पॉजिटिव मेंटल अप्रोच की हमारे अंदर कमी है। क्या हम कोई भी काम सिर्फ तभी करते हैं जब हमें उसकी प्रायोरिटी हमें समझ में आती है, और प्रायोरिटी हम तभी समझ पाते हैं जब हम उसको दे पाते हैं, जब हमें उसके इंस्टेंट बेनिफिट्स दिखाई देते हैं। हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं। अगर इन सब के बारे में बात करूं तो अब एक चीज और भी हम समझ लें कि क्योंकि कुछ क्वेरीज ऐसी भी आती हैं कि हमें फिटनेस की जरूरत ही क्या है। मुझसे लोग कहते हैं कि हमें क्या जरूरत है फिटनेस की, मैं तो फिट हूँ, मैं अपना डेली रूटीन, मेरा सब कुछ हो रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ की, और मेरी सारी चीज़ें मैं प्रॉपरली, मैं सुबह उठता हूँ, अपना ऑफिस जाता हूँ, शाम को आता हूँ, और मेरी जो दिनचर्या है बहुत फर्स्ट क्लास चल रही है। देखिए, जितनी भी हेल्थ या ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस जिनका हमने नाम लिया, ये सारी क्रोनिक डिजीजेस हैं जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम होती हैं। शायद आपको जान करके ताज्जुब होगा कि 50% पीपल हु हैव हाई ब्लड प्रेशर, दे डोंट नो दैट दे हैव हाई ब्लड प्रेशर। यानी 50% लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। जब कोरोनरी आर्टरी, हमारी जो हार्ट को इटसेल्फ ब्लड सप्लाई करती है, जब वो 70% ब्लॉकेज उसमें हो चुका होता है, तब हमें हार्ट प्रॉब्लम का फर्स्ट साइन, जो जिसे हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, हमारे यहाँ सीने में दर्द होता है, वो आना पहला सिम्टम इतने टाइम के बाद आता है। और जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं, या तो फिर आप एंजियोप्लास्टी कराते हैं, या फिर बाईपास सर्जरी आपको करानी पड़ती है। सेम वे डायबिटीज के भी केसेस में, कि सपोज आपने अगर आज से 5 साल पहले अपना ब्लड शुगर चेक कराया और आपने देखा कि इट वाज 70, डॉक्टर वुड से इट्स नॉर्मल, और उसके 2-3 साल के बाद जब आपने ब्लड शुगर अपना चेक कराया, इट वाज 90, डॉक्टर वुड से इट्स नॉर्मल, और फिर उसके 1-2 साल बाद आपने जब चेक कराया, इट वाज 105, डॉक्टर वुड से नॉर्मल। When it comes to 115 or 120, doctor would say now you are diabetic and you have to be on pills for the rest of your life. इसी तरीके से कैंसर भी हमारी बॉडी में 1-1.5-2 साल जब डेवलप हो चुका होता है, उसके बाद हमें उसके साइंस आना शुरू होते हैं। जब एक खास लेवल के बाद जब हमारी बोन से कैल्शियम लीच आउट होना शुरू हो चुका होता है, तब हमें उसके साइंस आते हैं। यहाँ पे अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे हैं तो एक जल्दी से एक अच्छा सा फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अक्सर ऐसा आपने सुना होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके कूल्हे की हड्डी जो है अक्सर टूट जाती है, वो गिर जाते हैं और हड्डी टूट जाती है। दरअसल उनकी हड्डी गिरने से नहीं टूटती है, उनकी हड्डी पहले टूटती है, फिर उसके बाद वो गिरते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का वेट धीरे धीरे उनकी बॉडी का वेट बढ़ रहा होता है, उनके मसल्स वीक हो रहे होते हैं, और उनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही होती है। और एक टाइम आने के बाद उनकी जो डेली का जो उठना बैठना और इस तरीके की जो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, उनका ही लोड इतना ज्यादा बढ़ता जाता है और हमारी बोन्स वीक होती जाती हैं। तो पहले जो फीमर बोन है, यूजुअली उसका नेक या हेड उसका, वो टूटता है और उसके बाद वो गिरते हैं। तो ये चीजें हमें अभी से समझनी होगी, और जब तक हम इन बातों को अभी से नहीं समझेंगे, आगे जाकर के आप एक टाइम के बाद उसको आप रिवर्ट बैक नहीं हो सकते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी की 2 किडनीज चेंज होती हो। जब हमारी एक किडनी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और दूसरी किडनी अगर 40% भी काम करती रहती है, तब तक हमें पता नहीं चलता है कि हमारा क्या डैमेज हो चुका है। हमारा लिवर भी इसी तरीके से जब 70% डैमेज हो जाता है, तब उसके बाद फर्स्ट साइन आते हैं। यानी कि ईश्वर ने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन्स दिए हैं, क्योंकि वही इंसान जो 2 किडनीज के साथ जिन्हें इतनी प्रॉब्लम थी, वो 1 किडनी के साथ, वही डॉक्टर्स आपको वही जो मैंने आपको लाइफस्टाइल चेंजेस में मैंने बात बताई, वो वही डॉक्टर आपको वही बातें बताएगा, और उससे आप 15-20 साल आसानी से जी सकते हैं। और अगर हम इन सब बातों का अभी अगर ध्यान रखते हैं, तो मैं समझता हूं कि काफी चीजें हैं जिसे हम रिवर्ट कर सकते हैं। अब एक जो सबसे बड़ा इशू है, एक सबसे बड़ी चीज, जो सबसे एक आसान सा जो एक्सक्यूज है लोगों का, लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का।
ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज है, आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट वर्क आउट। दूसरा एक एक्सक्यूज होता है लोगों का कि मैं बहुत थक जाता हूं और इस वजह से एक्सरसाइज नहीं कर सकता। देखिए, बहुत आसान तरीका है। एक दिन में 24 घंटे हैं, उस हर घंटे का सिर्फ 2 मिनट आपको अपने लिए निकालना है, यानी कि दिन भर का 48 मिनट्स। और 48 मिनट्स सफिशिएंट टाइम है। इसमें आप 20 मिनट्स की अगर आप कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस कर लें, जिसे आप अभी जरूरत नहीं है कि आप बाहर ही जाके करें, आप घर में भी जा करके घर पर भी कर सकते हैं। आप 20 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस कर लें और सिर्फ थोड़ा सा टाइम 8 से 10 मिनट अगर आप योगा या फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज कर लें, सफिशिएंट है आपके लिए। इससे आप एक खास लेवल ऑफ फिटनेस अचीव कर लेंगे। उसके बाद बियॉन्ड जब आप उसके बाद जाना, क्योंकि ये सारी चीजें एक लेवल तक काम करेंगी, उसके बाद जब आपको और फर्दर अपने आपकी बॉडी की डिमांड होगी तो आपको फर्दर इंटेंसिटी और वॉल्यूम अपनी एक्सरसाइज का बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ड्यूरेशन इतना ही रहेगा, इतना ही टाइम सफिशिएंट है। ज्यादा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर एक ये सोचिए कि इतना मुश्किल नहीं है टाइम निकालना। और अभी जैसे मैं बात कर रहा था अपने इंसेस्टर्स के बारे में कि किस तरीके से वो उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी और वो कैसे इतना फिट थे, उन्हें बीमारियां नहीं होती थी, उसके मैंने तमाम रीजंस आपको बताए। देखिए, आज हम एनवायरनमेंट पे हमारा बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है। हम पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो या डिजिटल पोल्यूशन हो, किसी भी तरीके का, या रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो, उस पर हमारा बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा खाने पे भी हम बहुत ज्यादा, आप देखते हैं कितना अडल्ट्रेशन है, उस पर भी हमारा बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है। जो उस टाइम बहुत अच्छा था, वाटर कंटेंट हमारे कैसा है, कैसा पानी हम लोग आजकल पी रहे हैं, अगर हम लोग पूरी तरीके से उसे चेक करेंगे आप देखेंगे उसमें भी कितनी इंप्योरिटीज हैं। स्ट्रेस लेवल आज हमारा इतना ज्यादा बढ़ चुका है, हर तरीके का फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, स्पिरिचुअल स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस, हर तरीके के स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा आज की लाइफस्टाइल में बढ़ चुके हैं। और इन सबको कोप अप करने के लिए हमारे पास सिर्फ, हमारे हाथ में जो चीज है वो सिर्फ ये कि अगर हम थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल सकें अब और एक्सरसाइजेस कर सकें। अनफॉर्चुनेटली इन सब के लिए हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि हमारे पास इसके लिए भी टाइम नहीं है। और इससे ज्यादा बुरा तब होता है जब हम अपनी हेल्थ को और ज्यादा डिटोरिएट करते हैं। और आप देख रहे हैं कि पहले के लेवल में कितना ज्यादा इंटॉक्सिकेंट्स, कितना ज्यादा लोग वाइन और ड्रिंक्स लेते हैं और स्मोक करते हैं। इन सब के कितने हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो आप सबको अच्छी तरीके से पता है। लेकिन जो चीजें हमारे हाथ में हैं, जो चीजें हमारे कंट्रोल में है, उसके लिए हम आसानी से कह देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। सेम वे जो मैं उन लोगों से भी बात करना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि मैं बहुत थक जाता हूं, मैं वर्कआउट नहीं कर सकता एक्सरसाइज के लिए, उनको ये समझना जरूरी है कि आप वर्कआउट करिए, आप एक्सरसाइज करिए, जिससे कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें थके ना, इसलिए वर्कआउट करना जरूरी है। शुरुआत में मैंने एक जिक्र किया था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आप 1 घंटा टेनिस खेल लीजिए या 1 घंटा फुटबॉल खेल लीजिए तो आप फिटनेस कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा होता तो इनके साथ फिटनेस ट्रेनर्स को रखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस ट्रेनिंग होती है उसमें जब अगर आप उसको ही करने से फिटनेस हो जाती है अगर आपकी, तो हमें फिटनेस ट्रेनर्स की जरूरत ही नहीं थी। तो इस वजह से आप बेटर आप परफॉर्म करें, आप बिना थके आप जो है अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, उसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको निकालना होगा। और वो एक्सरसाइजेस आप कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप, फिलहाल जिस तरीके से आजकल जो कंडीशन चल रही है, घर में रह करके आप किस तरीके से वो बेसिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, इस वेबिनार के बाद मैं उसका एक लिंक आपके साथ शेयर करूंगा अपने यूट्यूब चैनल का, जिसमें वो बहुत आसान एक्सरसाइजेस करके आपको वो चेंजेस अपने अंदर 6 वीक्स के अंदर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और
ज़्यादातर लोग कॉस्मेटिक चेंजेस लाने के लिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो एक्सरसाइज करने से पतले हो जाएंगे, और फिर हम लोग शॉर्टकट्स की कोशिश करने लगते हैं। ये मोटापा, ये वेट कंट्रोल, ये मल्टी बिलियन डॉलर का एक फेक बिजनेस है। किसी दिन मैं इस पर भी बात करूंगा कि किस तरीके से ये एक मल्टी बिलियन डॉलर का बिजनेस बन चुका है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। खैर, उस पर हम ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि वो कौन से कॉमन कोई एक्सक्यूजेस हैं, वो कौन से मेंटल बैरियर्स हैं। आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि क्या मुझे बुढ़ापे में मैं अगर 60 से ऊपर हो गया हूँ, क्या मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए? आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत है एक एक यंगस्टर्स के कंपैरिजन में। Because after the age of 30, if you're not working out, if you're not training with weights, or if you're not doing any sort of strength training exercises, after the age of 30, we lose 1% muscle mass every year. आपको पता ही नहीं चल रहा है। हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोग ये भी कहें कि पिछले 10 सालों से मेरा जो वेट है, आज भी मेरा वेट वही है। हमें वेट से आपके मतलब नहीं है, आपके बॉडी का कंपोजिशन क्या है। हो सकता है कि आपकी बॉडी में धीरे धीरे फैट का लेवल बढ़ रहा हो और आपका मसल मास कम हो रहा हो, जिसकी वजह से आपको तो लग रहा है कि आपका वेट सेम है और आप एक हेल्दी वेट कैरी कर रहे हैं। बट इवेंचुअली एक दिन आपको पता चलता है, या जब आप कभी ब्लड डोनेट करने जाते हैं, या किसी इंश्योरेंस पॉलिसी की कोई जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनके अंतर्गत जब अगर आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, तो देन वुड से कि दैट यू आर हाइपरटेंसिव, आपका तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो वो कंडीशन ना हो, उसके लिए आपकी हेल्थ अगर प्रॉपर रहनी है तो उसके आपको पीरियोडिक चेकअप्स, अगर आपकी एज, अगर आप मेल हैं और आप 35 से आपकी एज ऊपर है, तो आपको हर साल एक बार अपने पीरियोडिक चेकअप जरूर कराने चाहिए, जिससे कि अर्ली साइन आते ही हम उसे कंट्रोल कर सकें। और सेम वे वो सारे टेस्ट तो लैब टेस्ट होंगे, लेकिन आप अपनी फिटनेस का टेस्ट आप कल से करिएगा। जो भी मैंने आपको भी बताया है कि आप देखिएगा कि आप कितनी बार पुशअप्स प्रॉपर्ली कर सकते हैं। आपको खुद एहसास होगा कि आपका स्ट्रेंथ लेवल कितना डाउन हो चुका है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी लेवल कितना डाउन हो चुका है, आपका एंड्योरेंस लेवल। आप थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपको आप पैंटिंग शुरू, गैस्पिंग शुरू हो जाती है। दरअसल हम इसको वैल्यू आज भी इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे सारे काम आसानी से चल रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि ये जितने भी छोटे छोटे काम है जिसमें आपको उठ करके चलना होता है, थोड़ी दूर जाना होता है, उन छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटीज में हमारा हार्ट जितना ब्लड हमें चाहिए होता है, उतना ब्लड बहुत आसानी से सप्लाई कर देता है डिस्पाइट ऑफ इट्स ब्लॉकेज। लेकिन जब किसी भी तरीके का कोई मेंटल स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस होता है, या आप देखते हैं कि कोई बच्चा है जो गिरने वाला है और आप दौड़ करके उसे बचाने की कोशिश करते हैं, या आप ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, या किसी भी थोड़ा से ड्यूरेशन के लिए, तो इंस्टेंटली आप भागते हैं और आप देखते हैं कि आपके लिए उसकी वजह से हार्ट अटैक तक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि जब आपकी मसल्स को बहुत ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई की जरूरत थी, तो आपका हार्ट और आपका वैस्कुलर सिस्टम इतना वीक हो चुका था कि वो उतनी ब्लड सप्लाई, उतनी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर ही नहीं पाया, एंड यू कोलैप्स्ड। तो इन सारी चीजों के लिए ये छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि अगर हम अभी भी इस चीज के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि फिर बाद में फिर टाइम बचेगा भी नहीं। फिर वो टाइम एक बार वो डिटेरियोरेशन होने के बाद वो परमानेंट लॉस होता है। अभी तक ब्लड प्रेशर या डायबिटीज का कोई भी क्योर नहीं है। आज हमारी रैंकिंग फर्स्ट और सेकंड के बीच में रहती है हाई ब्लड प्रेशर में। हम साउथ अफ्रीका से हम लोग जो है compete करते हैं, जबकि और कंडीशन उनसे ज़्यादा हमारी बुरी है, क्योंकि जो 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 ब्लैक रेस है उसमें हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा है। हमारी कंडीशन उनसे बेटर है, लेकिन लाइफस्टाइल हमारी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हम उनके साथ compete कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होने में। सेम वे चाइना के बाद सेकंड नंबर आज हमारा है डायबिटीज के पेशेंट्स का। लेकिन फर्क क्या है कि वहां पे जो ज्यादातर जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं वो ज्यादा एजेड पेशेंट्स हैं, और हमारे यहाँ यंग जनरेशन में ही जो नंबर ऑफ पेशेंट है जो डायबिटीज के वो बढ़ रहे हैं। तो जब तक हम
ये इनिशिएटिव अगर जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हमें कोई भी बेनिफिट इन चीज़ों से नहीं मिलने वाला। इसी तरीके से एक और मिथ है, एक और मिसकंसेप्शन है कि हमें लगता है कि बच्चों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उनकी ग्रोथ का बढ़ना रुक जाएगा और एक खास हाइट तक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उसके एक सिस्टम है, अगर वो बच्चे लाइट अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हैं, ये उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल है उनके लिए। आप देखते होंगे कि जो पावर लिफ्टर्स हैं, आप ओलंपिक्स वगैरह में देखते होंगे, वो ज़्यादातर शॉर्ट हाइटेड होते हैं। तो ये मिथ वहां से चल पड़ा कि अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारी हाइट का रुकना बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। आप एक अच्छे लिफ्टर हैं क्योंकि आप शॉर्ट हाइटेड हैं, आप इसलिए शॉर्ट हाइटेड नहीं हैं क्योंकि आप वेट लिफ्टर हैं। ऐसे तमाम वेट लिफ्टर्स हैं जिन्होंने अपनी बहुत यंग एज में वेट लिफ्टिंग करना शुरू करी, लेकिन उसके बाद उनकी हाइट 6 से भी वो ऊपर निकल गई। तो ये भी एक मिथ है जो कहा जाता है कि बच्चों को, और कोई उसमें कोई एडिशनल एक्सरसाइज नहीं, वो जो उस लिंक में मैं आपको बेसिक एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ वही एक्सरसाइज आप उनको करा सकते हैं। क्योंकि अभी आप जब देख रहे हैं कि अभी स्कूल कॉलेजेस अभी जल्दी नहीं खुलने वाले हैं, और जिस तरीके से फूड डिलीवरी चेन शुरू हो गई हैं, कन्फेक्शनरीज शुरू हो गई हैं, जिस तरीके से बेकरीज शुरू हो गई हैं, बच्चों का फिर वही जंक फूड खाना उन्होंने शुरू कर दिया है, इससे उनको ना केवल उनको हेल्थ इश्यूज आगे चल करके होने वाले, बल्कि उनके साथ उनको जो बिहेवियर चेंजेस हैं वो चेंजेस भी आने वाले टाइम में डेवलप होंगे, और शायद वो आप देख रहे होंगे कि वो शुरू भी हो चुके हैं। जो स्कूल कॉलेजेस में जो थोड़ी बहुत उनकी फिटनेस एक्टिविटीज होती थी वो भी आजकल बंद हो चुकी है। सेम में कुछ और एक्सक्यूजेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें हाँ जी, तो जिसमें लोगों को ये लगता है कि वॉट एवर आई एम डूइंग इज एवरीवेयर, यानी कि साहब जो मेरा जो ऑफिस है वो 3 मंजिल पे है, वहाँ लिफ्ट नहीं है, मैं रोज़ ऊपर नीचे जाता हूँ, और उसके बावजूद भी जो है मुझे फिटनेस की ज़रूरत ही नहीं है। सेम वे जो फीमेल्स हैं वो कहती हैं कि घर के काम करने में ही मैं इतना ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेज मेरी हो जाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जब तक फॉलो नहीं कर पाएंगे, देखिए, क्योंकि हम जो हमारे एंसेस्टर्स की लाइफस्टाइल थी उसको अब रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, हम वो सारी चीजें अब नहीं कर सकते हैं, और उसको पूरी तरीके से अचीव करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं। और आप देखते होंगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि तो वो चीजें हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, और कुछ बेसिक छोटी छोटी चीजों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो काफी हद तक हम उसको अचीव किया जा सकता है, जब तक हम एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम बनाते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर प्रोग्राम बनाने में आप मेंटली भी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहते हैं उस एक्सरसाइज करते समय। वो थोड़ा सा टाइम आपको अपने लिए निकालना होगा, और जब कभी भी आप प्रोग्राम इस तरीके का बनाएंगे अपने फिटनेस का, उसमें ये तीनों चीज़ों को डालना होगा। जैसे जैसे आपका फिटनेस लेवल इम्प्रूव होगा, उसके बाद अब ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप और उसमें आगे जाना चाहते हैं तो उसमें कुछ एडवांस फिटनेस असेसमेंट्स की ज़रूरत होगी। देखिए, सारी चीज़ों के शॉर्टकट्स हम नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है और अगर आपको किसी अच्छे डॉक्टर से सर्जरी करानी है तो आपको उसके पास जाना पड़ता है। सेम में कुछ खास तरीके के असेसमेंट्स हैं जो एडवांस असेसमेंट्स हैं। अगर आप आगे जाना चाहते हैं, आप एक्सेल करना चाहते हैं फिटनेस में, तो हमें देखना होगा कि फिर उस हिसाब से आपका फिटनेस लेवल क्या है, फिर उसी हिसाब से आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमें प्रिपरेशन करना होगा। उनमें से कुछ जो टेस्ट है मैं कोशिश करूंगा, देखिए अगर वो मैं आपके साथ वो स्क्रीन शेयर कर सकूं तो। ये कुछ इस तरीके, ये मैंने आपको बताया कि बहुत लंबी रेंज है जिसमें हम इन सारे कंपोनेंट्स का, फिर इसमें उनका बैलेंस और वो सारी चीज़ें भी आती हैं, जिनको असेस करने के बाद हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, और उसके बाद उनके रीअसेसमेंट्स होते हैं ताकि हम ये देखें कि उनके
उस प्रोग्राम से उनकी बॉडी में, उनके फिटनेस लेवल पर क्या क्या चेंजेस आए और उसके हिसाब से अब उन्हें किस तरीके के फिटनेस चेंजेस की, उनके रेजिम में किस तरीके की फिटनेस चेंजेस की ज़रूरत है उनके वीक पॉइंट्स और स्ट्रेंथ जाने के बाद। अच्छा, अब इन टेस्ट की एक खासियत है, एक और फायदा ये होता है, चाहे वो टेस्ट जो मैंने अभी आपको पहले आपके लिए बताए जिन्हें आप घर में रह करके कर सकते हैं, उससे एटलीस्ट आपको एक विजन मिलता है, आप एक टारगेट ओरिएंटेड आपका प्रोग्राम शुरू होता है। ये ज्यादातर लोग जो एक्सरसाइज करते हैं और छोड़ देते हैं, उसका मेन कारण ये है कि वो कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से वो चाहते हैं कि उनका पेट कम हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी मसल बिल्डिंग हो जाए, लेकिन थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब उनको बेनिफिट्स उसके नहीं मिलने लगते हैं तो वो डीमोटिवेट होकर के छोड़ देते हैं एक्सरसाइजेस। उनमें से ज़्यादा कुछ यंगस्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं, वो कुछ गलत रास्ते इख्तियार कर लेते हैं जिसमें वो खास तरीके के फैट बर्नर्स और कि इसको खाने से आपका वजन कम हो जाएगा, वो सारी चीज़ें कभी भी आपके लिए फायदेमंद नहीं साबित हो सकती हैं। अगर इसका लॉजिकल रीज़न समझिए तो मोटापा आज की तारीख में एक बहुत बड़ी समस्या है वर्ल्ड लेवल पर, और अगर कोई ऐसी जड़ी बूटी या कुछ इस तरीके की मेडिसिन होती जिससे कि वो आप कंट्रोल कर सकते होते, तो या कोई फैट बर्नर से अगर आप इसे बर्न कर पाए होते, अगर आप फैट बर्नर से, तो मेरे ख्याल से दुनिया में कोई मोटा ही ना होता। सेम वे जो बच्चे मसल बिल्डिंग करने लगते हैं तो वो ड्रग्स और स्टेरॉइड्स जो बहुत कॉमन हो चुका है उनका इस्तेमाल करने लगते हैं, वो भी रास्ता गलत है। तो अल्टीमेटली आपको इन तीनों चीज़ों को ही, जिस पे मैं शुरू से फोकस करता आ रहा हूँ, उन चीज़ों पर ही आपको ध्यान देना होगा कि किस तरीके से आप इन तीनों कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व कर सकें अपनी फिटनेस में। और जैसे अभी मैंने बताया इन तमाम मेडिसिन के भी बारे में, और कि किस तरीके से ये काफ़ी बड़ा बिजनेस बन चुका है, उसी तरीके से ये इंडस्ट्री भी काफ़ी फल फूल रही है कि जो बताते हैं कि वो ऑनलाइन आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे, ऑनलाइन आपके न्यूट्रिशन प्रोग्राम बनाएंगे। ये किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं हो सकता है जब तक आपके कुछ खास असेसमेंट्स ना हो, तब तक आपका कोई भी परफेक्ट, एंड दे चार्ज, आई मीन समटाइम दे चार्ज इन थाउजेंड, समटाइम दे चार्ज in lakhs for making of your training and nutrition program, again which is not a good practice. तो सेम वे कि आप खुद अपने आप को असेस करिए, और इन जब आप हेल्थ अपने जब टेस्ट कराते हैं तो आपको जब ये लगता है कि ये, जैसे मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जो चेन स्मोकिंग जो करते थे, और मैंने उनको स्मोकिंग छोड़ने के लिए नहीं बोला, मैंने उनकी लंग्स की कैपेसिटी चेक करी और उनको किसी तरीके से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरुआत किया। जब उनका रीअसेसमेंट हुआ तो मैंने जब उनके लंग फंक्शन टेस्ट, मैंने उनका टेस्ट करके बताया और उन्होंने देखा कि ये चीज़ इंप्रूव हो रही है, तो वो स्टक कर गए और धीरे धीरे उन्होंने स्मोकिंग भी छोड़ दी। जब तक ये टारगेट ओरिएंटेड नहीं होगा कि आपको कुछ उसमें अचीव करना है, तब तक कोई भी काम हो, आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, अगर वो टारगेट ओरिएंटेड नहीं है तो आपका विजन उसमें अगर क्लियर नहीं है तो आप उसे कभी अचीव नहीं कर पाते। अनफॉर्चुनेटली फिटनेस के केस में यही होता आया है कि हम कॉस्मेटिक चेंजेस के लिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं और वो रिजल्ट्स अगर फास्ट नहीं होते हैं तो हम डीमोटिवेट होकर के छोड़ देते हैं। इसके तमाम फायदे हैं। अब जो लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि एक टाइम था जब हम लोगों को ये लगता था कि नर्व सेल्स एक बार बनने के बाद दोबारा नहीं बनती हैं, लेकिन अब ये माना जाता है कि जो फिटर लोग होते हैं, जो फिटनेस फ्रीक जो लोग होते हैं, उनमें न्यूरोजेनेसिस यानी कि उनके ब्रेन में नए न्यूरॉन्स डेवलप हो जाते हैं। ना केवल वो फिजिकली फिट होते हैं बल्कि वो मेंटली अलर्ट भी होते हैं, ज़्यादा अवेक होते हैं, और एक और बड़ी बात कि वो ज़्यादा इमोशनली स्टेबल भी हो जाते हैं। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है क्योंकि आज तक आपने फिजिकल और मेंटल फिटनेस की बात सुनी होगी, लेकिन जो लोग फिट होते हैं वो ज़्यादातर वो इमोशनली भी स्टेबल हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आप में एड्रेनलिन रश होता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप करता है आपकी बॉडी में। और यही तो होता है जब किसी भी
आप कोई भी बुरी खबर सुनते हैं या कोई फिजिकल एक्सर्शन होता है या मेंटल एक्सर्शन किसी का होता है या कोई भी बहुत ज़्यादा खुशी की खबर आप सुनते हैं, तो यही चीज़ होती है। लेकिन चूंकि हमारा हार्ट और हमारी बॉडी आप रोज उस तरीके की एक्सरसाइज करके उस लेवल को जाने के कस्टम बना चुके होते हैं, तो आप उसमें कोलैप्स नहीं करते हैं। आप उसको आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज हो चुकी होती है, तो इस वजह से आप इमोशनली भी ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ये भी एक बेनिफिट है आपकी फिटनेस रिजीम्स को फॉलो करने का। इसी तरीके से कुछ और चीज़ें हैं जिनको मैं विच आई वुड लाइक टू शेयर कि यस, इसमें से कुछ और भी चीज़ें हैं। जैसे कई बार लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है, हमें पता है, लेकिन आज अभी जो टाइम है उस समय हम पैसा अर्न कर लें, फिर उसके बाद हम जब एक बार पैसा अर्न कर लेंगे तो हम फिटनेस पे भी ध्यान दे पाएंगे। देखिए, आज से कुछ साल पहले की बात है कि एक MBA इंस्टीट्यूट में मेरा इसी तरीके से फिटनेस में जब लेक्चर हुआ, तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने उनसे पूछा कि टेल मी व्हाई एम आई हियर। तो कुछ ने कहा कि फिटनेस के बारे में आप बात करेंगे, कुछ ने कहा कि आप हेल्थ के बारे में बताएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं इसलिए यहाँ नहीं आया हूँ। आई एम हियर टू टेल यू हाउ टू मेक मोर मनी। Then the people they just got flabbergasted and said कि we called you for health and fitness and you are telling us how to make money, because they were MBA student। तो मैंने उनको बताया कि देखिए, एक खास उम्र तक आप किस तरीके से आप एक हार्ड अर्न मनी जो आपके पास होती है, और फिर एक टाइम के बाद जब वो डिटोरिएट, आपकी हेल्थ डिटोरिएट होना शुरू होती है, तो किस तरीके से वो, चाहे आप इंश्योरेंसेस हों, कोई भी इंश्योरेंसेस फ्री नहीं होते, तो वो भी, उसमें भी आप जो है उस मनी को आप इन्वेस्ट करते हो, तो एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट हैव हेल्थ to enjoy that money, and that money and a big portion of your money has gone to regain that health. So अगर आप अभी से उन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आप ज़्यादा टाइम तक अच्छे तरीके से आप अपने अपने प्रोफेशन को कर पाएंगे। और ज़्यादा टाइम तक प्रोफेशन को अगर आप कर पा रहे हैं, दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द डे यू आर हैविंग मोर मनी, यू आर हैविंग गुड हेल्थ, यू हैव बेटर हेल्थ टू एंजॉय दैट मनी। तो मेरा ये मानना है कि आप, ये सही टाइम है, इट्स नेवर टू लेट। आप जब चाहें आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 मिनट अपने अपने प्रोग्राम में से निकालने हैं, और आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपको इन तीनों कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं फिटनेस में, पूरे कंप्लीट बेनिफिट आप लेना चाहते हैं। और इसमें हमेशा एक चीज़ ये सोचिए कि किसी तरीके के शॉर्टकट्स एज सच नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ अभी तक आपने अचीव किया है या आपकी हेल्थ में जो भी डिटोरिएशन हुआ है, वो एक दिन में नहीं हुआ है, वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो टाइम आप दीजिए। कॉस्मेटिक चेंजेस तो एक बाय प्रोडक्ट है एक्सरसाइजेस का, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग ज़्यादातर उसी को फोकस होकर के कि हमें पतला होना है या हमें वेट कम होना है, हम उसी पर फोकस होकर के एक्सरसाइज शुरू करते हैं, और जब जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो उस कंडीशन पर हम उसको डिमोटिवेट होकर के छोड़ देते हैं। आप जब उसे रेगुलर 6 वीक्स तक रेगुलर एक्सरसाइज, सिंपल, जो मैं लिंक आपको भेजूंगा इस वेबिनार के बाद, अगर सिंपल आप उन्हीं एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि 6 वीक्स में कितना ड्रास्टिक चेंज आप फील करेंगे। और एक और अच्छी बात ये भी होती है कि जब आप किसी फिटनेस रेजीम को फॉलो कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा और कॉन्शियस हो जाते हैं अपने डाइट को लेकर के। ऑटोमेटिकली हम जंक फूड वगैरह और ये सब खाना छोड़ देते हैं। तो और जब हम एक्सरसाइज छोड़ते हैं तो वो सारी चीज़ें फिर से वापस आनी शुरू हो जाती हैं। एक तरफ तो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ आप अपनी हेल्थ को डिटेरियोरेट करने के लिए जो है दूसरी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। तो खैर, ये सारी चीज़ें थी जो मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता था कि हम ये समझ सकें। मैं वाइंड अप करूँगा इसे कि किस तरीके से हेल्दी होना और फिट होना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे हम इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। कोरोना ने बहुत कुछ हमें सिखाया। हम जो कहते थे कि टाइम नहीं था, तो आप ज़रा एक बार सोच के देखिए कि अभी तो सिर्फ आपके पास 3-4 महीने,
और कितने लोग हैं आप लोगों ने जिन्होंने एक्सरसाइज करी, जिनको पहले कहा जाता था तो जो कहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, इस समय तो सिर्फ टाइम ही था आपके पास, लेकिन क्या आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया? नहीं ध्यान दिया। कोई बात नहीं, अब आप उस चीज को शुरुआत कर सकते हैं। वेबिनार के बाद मैं अपना लिंक जरूर शेयर करूंगा, और वो बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस, अभी आपको घर से निकलने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आप वो एक्सरसाइज करिए एंड सी द चेंजेस इन यू, और उसे रेगुलर करते रहिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी पल्लवी जी, आप बताइए अगर कुछ क्वेरीज हैं तो। जी सर, कुछ क्वेश्चंस आए हैं। एक तो पहले तो लोगों ने बहुत तारीफ की है कि दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी नाइस, वेरी प्रैक्टिकल, लोगों को बहुत पसंद आया है। कुछ क्वेश्चंस मैं लेना चाहूंगी। एक वीरवानी जैन जी का है कि व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस वी शुड डू इन द स्टार्टिंग, एज वी कैन नॉट स्टार्ट विथ पुशअप्स Yes. एंड दीज थिंग्स। हाँ सी, देखिए जैसा जो मैं जो लिंक आपको भेजूंगा उसमें आई नो कि हम इतना छोड़ चुके हैं एक्सरसाइजेस को, फिजिकल एक्सरसाइजेस को पीछे, कि जितना मैंने आपको नंबर ऑफ पुशअप्स बताया है कि उतना पुशअप्स आप करते हैं, देन यू आर गुड एट फिटनेस, एट उस कंपोनेंट को आप बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि कई लोग ऐसे भी होंगे जो उसमें से 3 या 4 भी उसे कर पाए। तो जो लिंक मैंने शेयर किया आपको, उसमें मैंने उसके इजी वर्जन भी भेजे हैं। उसमें मैंने बताया है कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप इससे इजी वर्जन से शुरुआत करें, आप उससे भी नहीं कर पा रहे हैं तो उससे भी एक इजी वर्जन है, आप उससे शुरुआत करें। चाहे वो अपर बॉडी की स्ट्रेंथ की बात करें, चाहे हम लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ की बात करें। वो देखिए, आज ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, और आज एक बहुत अच्छी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि योग बहुत अच्छी चीज है, और वो कैसे इतना पॉपुलर हुआ मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, ये जो 3 कंपोनेंट जिनका मैंने जिक्र किया, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी का, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसा कंपोनेंट है जो जिसमें सबसे फास्ट अडेप्टेशंस होते हैं, सबसे फास्ट अडेप्टेशंस होते हैं। विद इन 10 डेज अगर हम आपका एंगल चेक करें तो आप देखेंगे कि विद इन 10 डेज आप में वो एंगल में वो इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। और योगा का मेन जो काम है योगासनास का, योग इज अ बिग थिंग। योगासन की हम बात करें अगर, तो उसमें हम देखेंगे कि बहुत आसानी से वो आसन आप कुछ ही प्रैक्टिस के साथ करने लग जाते हैं, और बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत रिलीफ फील करते हैं। उसका रीजन क्या है कि ये जितने भी स्ट्रेसेस के बारे में मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, उसका एक ही तरीके का इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है कि हमारी मसल्स जो है वो शॉर्टन हो जाती हैं, हम अनईजी फील करना शुरू कर देते हैं। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दोज फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, दोज मसल्स गेट रिलैक्स एंड यू फील बेटर, बट फॉर अ वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। एंड देन हमें चाहिए होता है कि हम जब एक खास लेवल फिटनेस का अचीव कर लें तो उसके बाद हमें थोड़ा नेक्स्ट आगे जाना पड़ता है, खास तौर से उस लेवल तक जब तक आप जो मैंने आपको टेस्ट, इजी टेस्ट बताए हैं, आप वहां तक अचीव नहीं कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप आसानी से उसे मेंटेन कर सकते हैं। राइट, तो वो सारे लिंक में मैं अभी जब शेयर करूंगा आपको तो उसमें आ जाएंगे। और क्वेश्चंस बताइए। As we all are PE teachers are here, so एक उसी से related questions है कि what is the most important thing for a adolescent athlete of Sorry? their diet? Adolescent जो athletes हैं हमारे, हाँ जी, so what is the most important thing for their diet? तो ये growing age, adolescent age शुरू होता है, हाँ जी, फॉर देयर डाइट। diet related to diet है, उनके foods में उनकी जो ओके, diet होती है उसमें ओके, most important क्या देना चाहिए? देखिए, life is all about having good balance. As I said, that you have to have good balance in mind, body, soul in order to have good health. Same way, in order to have good fitness, you have to have good balance among your strength, endurance, and flexibility. Same way, so far as diet is concerned, you have to have good balance among the all macro and micronutrients. You have to have a good, right ratio of protein, carbohydrate, fat, वाटर इनटेक, विटामिन एंड मिनरल्स। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि हम किस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हम बहुत इजी, अगर हम हॉकी, फुटबॉल को लेकर के चले, या और आसान मैं कर दूं क्रिकेट को लेकर के चले, तो आपको मैं बताऊं कि एक फास्ट बॉलर की फिटनेस अलग है, एक मीडियम पेस बॉलर की फिटनेस अलग है, एक
स्पिनर की फिटनेस अलग है, और सेम वे उनका डाइट भी, उनका रेशियो इन सारी चीजों का भी अलग, इवन उनका वाटर इनटेक भी अलग होगा। बात समझिए, अगर हम उस लेवल पर परफॉर्म करते हैं, एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम जो ओलंपिक्स में इतना एक्सेल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज भी हम स्पोर्ट्स मेडिसिन में, स्पोर्ट्स साइंस में बहुत पीछे हैं। और अगर हम या अगर हम वो इम्प्लीमेंटेशन उस एज पर नहीं हो पा रहे। अब यहाँ पर हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो प्रॉब्लम हमें ज्यादातर डाइट में होती है वो है प्रोटीन इनटेक के ऊपर, राइट। इसमें भी बड़े मिथ्स हैं, बड़े मिसकंसेप्शंस हैं। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन था ये, इस पे मैं एक और आपकी चीज क्लियर करूं कि आप देखते होंगे कि जब भी कभी भी हम प्रोटीन इंटेक की बात करते हैं, हमसे कहा जाता है कि आपकी बॉडी का वेट अगर इतना है, आप लोग जानते होंगे इस चीज को, तो आपको इतना केजी, इतना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए सब, राइट। कि आपका बॉडी का वेट सपोज अगर 60 केजी है तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, या 1.5 ग्राम, व्हाटएवर। हालांकि ये सब भी आपका क्या फिटनेस लेवल है उसके असेसमेंट के बाद ही तय किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डब्ल्यूएचओ भी ऐसे ही बोलता है कि आपको इतना ग्राम पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए, जो एब्सोल्युटली गलत है। उसका रीजन क्या है कि हम अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन इंटेक को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। रीजन बीइंग योर बॉडी वेट हैज body fat also, and our fat doesn't require protein. It is your muscle, it is your lean body mass, your body weight without fat that requires protein, right? Not fat. So हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। फिर आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, फिर आपकी कार्बोहाइड्रेट अवेलेबिलिटी क्या है, फिर उसमें वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म आ जाता है। There are many things involved. Only then we, yes, it's not that easy that your body weight is this much and हम ये नहीं कह सकते। बस एक चीज और बता दूं मैं आपको कि प्रोटीन इंटेक के लिए हमें सबसे पहले जो है 3 या 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें समझना, कैलकुलेट करना होगा कि कितना प्रोटीन हमें चाहिए। नेक्स्ट, हाउ मच वी आर गेटिंग थ्रू नेचुरल सोर्सेस, एंड थर्ड, हाउ मच वी आर गेटिंग थ्रू सप्लीमेंटल सोर्सेस, reliable supplemental sources, and finally how much is getting into our system, हम उसे कितना assimilate कर पा रहे हैं। That is very important. अभी हम, राइट, और बताइए। सर क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बट आई थिंक थोड़ा सा टाइम का भी हमें देखना पड़ेगा। I know. So thank you very much for this very informative and fruitful session. Honored. Thank you very much, sir. Thank you. Now I will request Lesh Ram Thambal sir ji for their concluding and remarks and vote of thanks. आप मणिपुर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पीई एंड स्पोर्ट्स, और हमारी पेफी मणिपुर टीम को लीड करते हैं एज अ सेक्रेटरी। सर, इट्स वेरी वार्म वेलकम फॉर यू, प्लीज वेलकम। Thank you, Pallavi madam. Thank you so much. And we are very happy to have the very good talk with the Dr. Saranjit Singh. This is the fitness and sports medicine specialist, and this Bodyline, the organization. And as we know that exercise is the best medicine to be consumed every day regularly by all to prevent and recover from different diseases and injuries. So we have very nice talk and a very minded discussion with Dr. Saranjit Singh. And Dr. Saranjit, he stated that health and the fitness and the basic these differences. Now, this is very nice. That helps how we feel each day, and the fitness how we perform each day. This is the basic differences. And then lifestyle changes, due to lifestyle changes in our this technological age or digital society, we are suffering a lot of diseases like obesity, this cardiovascular diseases, and diabetes, and some other remote cancers also. And now this Dr. Saranjit stressed that health will have 3 basic components: mind, body, and soul. Very nice. And the fitness also, the strength, endurance, flexibility. To achieve the fitness, we have to this workout to achieve the strength, endurance, and flexibility. Due to the exercise, excessive exercise, fitness, and health
problems may be this induced again due to the excessive exercise. Then interesting thing is that village life, uh, Dr. Saranjit, he had shown that village life 1, 2, 3, 4. That it shows that how the ancestors they perform the different daily life activities and how they get the fitness level and how they maintain their lifestyle and without any this modern exercise program. However, during these times, in the present scenarios, we are living with different types of technology, and with the technological these systems, we are saying that we are engaging in some other lifestyle like these workouts, and we are saying that we don't have time. Dr. Saranjit says that not to say that we don't have time to work out for the fitness and the health. So now due to this pandemic, coronavirus, COVID-19, now we are having more time, 3, 4 months we are having, and then why we can say that we don't have time. So this is very interesting, and different these testing parameters, test also Dr. Sanjit is this shown that very simple push up like and squatting and how to test ourselves and how long we can work the both male and female also, and accordingly we can assess ourselves how what is my fitness and how much can I gain and how can I earn. And another interesting thing is that now we are living in the cosmetic this lifestyle. Due to these cosmetic lifestyles, everybody rushing for to maintain the physique and to have the good body shape. However, this is also a part of the fitness, and the fitness cannot be earned within short periods. So sometimes such kind of people may be demotivated. And first, we have to achieve the basic and the general fitness, then we can follow the advanced level. And advanced fitness and the health assessment also very much important. And the people interested to work out for cosmetic lifestyle only, just I have already mentioned, based on this Dr. Saranjit's piece. It is very interesting. And at least 40 minutes we need to work out every day by the peoples that it may be based on the general fitness component strength and endurance and the flexibility. And it is so far still Dr. Saranjit's his statement. I acknowledge that this India, this is also a big country, and we people in India, Indians rushing for the health and the fitness higher than the other countries. However, there's lots of the patients with different diseases and different this we are rushing to the hospital, admitting every day, and so how this is happening. We are very much conscious about the health and the fitness and how to work out and how to maintain our body fitness mind, and however we are suffering a lot. This is the present scenario that's happening in the country. Now how to attain the optimal level of the fitness, what are the appropriate scientific approaches. So Dr. Saranjit, he stressed very nicely, and Dr. Saranjit, this is very great, this opportunity to find you in this PEPIS platform. Thank you so much, sir. And Thank you. we do hope that in the future these different steps of the PEPI, when we do approach to you, I do hope that this you will accept our this approach that we do agree whatever we are having some My sort of. pleasure. My pleasure. My This pleasure. is very grateful on behalf of the PEPI. Thank Now, this is the concluding part. I think so. The PEPI forwarding every step for the promotion and the development of different the sports and sports organizations, different sports academies, and the health and the fitness sectors also for the promotion of the this physical education programs and the sports sciences also. So in this session, all over India, not only in that abroad also, uh, PayPeace, these lovers, they are attending this session. So on behalf of the PayPe, thank you so much. Thank you all the PayPe executives, uh, executives, presidents,
secretaries of all the state chapters, and all the listeners, all the viewers attending this session. Thank you so much. And on behalf of Pepi, we are I'm very much thankful to all. And Pepi is organizing every day this Pepi Live 2.0 session. And please do attend and just have the different sharing. And with this different sharing, we can develop our mind, knowledge, and we can work it out in the future also. That's why with these few words, this is the time to be concluded. Thank you so much. Once again, I'm very much thankful to Dr. Saranjit, Thank all you. the Thank you. viewers, and all the this present is attending here over. Thank you so much. And on behalf of the Pepi, I do hope this session will be enjoying by all the participants. Thank you so much. Thank you. Thank you, Pallavi, and then thank you, Tarun sir, also. Thank you. Thank you very much, sir, for your valuable words. My pleasure. Anytime. तो ये थी आज की हमारी चर्चा, और जिस पर हम सभी ने आज बहुत खुलकर बातचीत की और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा हमारा। तो मैं आज के हमारे दोनों गेस्ट, जितने हमारे गेस्ट हैं, इन सबका इन मंच पर आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, अपने सभी दर्शकों का अपनी विचार व्यक्त करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और अपने इस प्रोग्राम को आगे भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे अगले सेशन में भी ऐसे ही जुड़े रहें। और इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करती हूँ, और सभी को पेफी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।